हेलो एवरीवन। सो बेटा माई सेल्फ मनीष कौशिक एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CUET, तो हम इसे CBSE CUET लेवल पे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट एकदम बेसिक जीरो से करेंगे एंड देन हम एंट्रेंस लेवल तक जाएंगे। ओके तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे पहले आप सबको पता होगा कि फ्लावरिंग प्लांट्स बोले तो एंजियोस्पर्म्स। तो हम फ्लावरिंग प्लांट्स में एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है उस सब की डिटेल पढ़ेंगे। और जब भी फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की बात आती है तो सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करते हैं दैट इज फ्लावर। तो हम भी एकदम बेसिक फ्लावर से स्टार्ट करेंगे कि फ्लावर होता क्या है। तो सबसे पहले फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अब हम फ्लावर के बारे में बेसिक पढ़ेंगे। मैं साथ साथ इस लेक्चर में आपको 3D वीडियोस दिखा के भी सारे कंसेप्ट क्लियर करता रहूँगा, क्योंकि विजुअलाइजेशन से चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। ओके सो हम स्टार्ट करते हैं फ्लावर के बेसिक से। तो सबसे पहले आपको पता होगा फ्लावर में दो पार्ट्स में हम फ्लावर को डिवाइड कर देते हैं। एक लिखते हैं हम नेसेसरी पार्ट और एक फ्लावर के हो गए एक्सेसरी पार्ट। नेसेसरी पार्ट में आता है एंड्रोशियम, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड अनदर वन इज गाइनोशियम, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एक एंड्रोशियम एक गाइनोशियम। अब एंड्रोशियम में क्या आता है दैट इज स्टेमन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मेन पार्ट क्या है दैट इज स्टेमन। वैसे ही गाइनोशियम में हम क्या पढ़ते हैं पेस्टिल और कार्पेल। ठीक है, इनके भी फर्दर पार्ट्स होते हैं। स्टेमन के पार्ट होते हैं एंथर एंड फिलामेंट, कार्पेल एंड पेस्टिल के पार्ट होते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। इनकी हमें पूरी डिटेल अभी पढ़नी है। अभी के लिए एंड्रोशियम इज दी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड गाइनोशियम इज दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, एक्सेसरी पार्ट्स इंक्लूड कैलिक्स एंड corolla. Calyx includes sepals, whereas corolla includes petals. ठीक है, अब आपने जनरली एक फ्लावर देखा होगा, तो फ्लावर का जो बेसिक एकदम नीचे वाला पार्ट होता है ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्तियां सी होती हैं फ्लावर में। ठीक है, वो सेपल्स होता है। सेपल्स आर ग्रीन इन कलर, साथ साथ सेपल्स जो होती हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है। जब एक फ्लावर यंग होता है, जब यंग फ्लावर होता है तो वो बंद होता है थोड़ा, उस यंग फ्लावर को फ्लोरल बड में प्रोटेक्ट करने का काम सेपल्स का होता है। तो सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। जब फ्लावर एक बड स्टेज टाइप शो करता है तो उस बड स्टेजिंग में एकदम यंग फ्लावर में सेपल्स उस यंग फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है। साथ साथ अब ग्रीन इन कलर है तो थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो सेपल्स ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये हमारे सेपल्स के तीन फंक्शन हुए। ऐसे ही पेटल्स, पेटल्स जो होती हैं वो कलरफुल होती हैं, बट अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि पेटल्स किसी भी कलर की हो सकती हैं, लेकिन जनरली ब्लैक कलर की पेटल्स हमें नहीं देखने को मिलती। ब्लैक कलर का फ्लावर हमें नहीं देखने को मिलता। रीजन, अब कोई कोई बच्चे सोचेंगे कि सर ब्लैक रोज इज द प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ब्लैक रोज जो है वो बायोटेक का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो
जो ब्लैक रोज होता है वो बायोटेक से बनाया गया है। अब ब्लैक कलर के फ्लावर्स जनरली एग्जिस्ट क्यों नहीं करते? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो उनका पॉलिनेशन नहीं होगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो वो जो सर्वाइवल है, एग्जिस्टेंस है, वो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई। तो पेटल्स में कलरफुल एंड अट्रैक्ट insects for pollination. तो दिस इज द बेसिक ऑफ फ्लावर। फ्लावर का बेसिक क्या है, फ्लावर होता क्या है? मैं इसे आपको अगर 3D में दिखाना चाहूँ तो हम इसे 3D में देखेंगे। 3D स्ट्रक्चर में आपको देखो, ये अगर मिनट में यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, देखो ये जो फ्लावर की टहनी होती है, रोज जिस डंडी से, जिस टहनी से आपने रोज को पकड़ा है, अगर प्रपोज तो खैर नहीं किया होगा अभी तक किसी को, और करना भी मत, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो अभी। तो ये जो टहनी है जहां से पकड़ते हैं फ्लावर को, रोज को, तो दैट इज कॉल्ड एज पेडिसल और स्टॉक। फिर यहाँ पे ये जो बेसल पार्ट है फ्लावर का जो स्वोलन होता है, दैट बेसल पार्ट इज कॉल्ड एज थैलेमस, जहां से कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम फ्लावर से कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो मैं आगे की वीडियो प्ले करता हूं। अब ये देखिए, ये ग्रीन कलर की जो पार्ट है दैट इज कैलिक्स, नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल बोले तो एक्सेसरी, अभी मैंने बताया, तो ये नॉन एसेंशियल पार्ट होता है। ऑल्सो कॉल्ड कैलिक्स से ही, कैलिक्स कंटेन्स सेपल्स। सेपल्स के बाद अब और पार्ट क्या आते हैं? अब देखिए, सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज, यंग बर्ड स्टेज में सेपल ही प्रोटेक्ट करता है। कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एज इट इज ग्रीन इन कलर। अब ये आ गए सुंदर से कोरोला। जस्ट अ मिनट, मैं इसे रब कर देता हूं पहले। तो ये जो सुंदर से व्हाइट कलर के हैं, दिस इज कोरोला दैट कंटेन्स पेटल्स। और पेटल्स, फिर ये आ गया एंड्रोशियम, ये आपका जो पार्ट है दिस इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कंटेन्स स्टेमेंस। अब स्टेमेंस में ये एरो, ये जो ऊपर का पार्ट है दिस इज एंथर, एंड दिस लॉन्ग पार्ट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फिलामेंट। ठीक है, इसकी भी अभी हम डिटेल पढ़ेंगे। और ये आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज गाइनोशियम दैट कंटेन्स पिस्टल और कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। 10th वाला पार्ट है, अभी हम इन सब की बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। ओके, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको एक फ्लावर का स्ट्रक्चर समझाया है। लेट्स कंटिन्यू। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर का बेसिक पार्ट में ही आता है दैट इज इवेंट्स। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले मैं आपको वो बता दूं। तो इस चैप्टर में आपका पार्ट आएगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, fertilization events, and post fertilization. तो चैप्टर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जैसे इंसानी एज को, ह्यूमन एज को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, रिप्रोडक्टिव एज, प्री रिप्रोडक्टिव एज बचपन, जवानी, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव दैट इज बुढ़ापा। वैसे हमने फ्लावर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लाइफ को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मेन पार्ट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले का जो पार्ट है दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद का जो पार्ट है दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या आता है? प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आता है गैमेटोजेनेसिस। अब इस चैप्टर में हम जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, इस चैप्टर में जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगागैमेटोजेनेसिस 4 टॉपिक्स आ जाएंगे।
ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगेमेटोजेनेसिस तो मैं आज ही आपको क्लियर कर दूंगा सारा टॉपिक। ओके, मेगा वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मेनली आता है गैमेटोजेनेसिस, प्लस जब गैमीट्स फाइनली बन गए तो पॉलिनेशन भी कहीं ना कहीं इसी का पार्ट आ जाता है कि भाई अब पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो मेल पार्ट से निकल के फीमेल पे लैंड करेंगे। उसके बाद जो मेन पार्ट होता है दैट इज फर्टिलाइजेशन, एंड फ्लावर्स इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे हम फर्टिलाइजेशन में, क्योंकि फ्लावर्स में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो डबल फर्टिलाइजेशन ही होती है। फिर आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं उसमें क्या क्या आता है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ बस एम्ब्रियो, क्योंकि चैप्टर आगे चलेगा आपको क्लियर होता रहेगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट लिख देता हूँ, एम्ब्रियोजेनेसिस लिख देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। सीड बनता है ओव्यूल से, फ्रूट बनता है ओवरी से, एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और फिर फाइनली एक प्लांट बनता है। वो सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के पार्ट है। इज इट ओके? तो ओवरऑल हमने टॉपिक पढ़ा है अभी चैप्टर के बेसिक में, फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, दैट इज इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इज इट ओके? अब मैं मेन चैप्टर स्टार्ट करता हूं, जो इस चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग है एनसीईआरटी में, स्टेमन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। हमें इसकी डिटेल स्टार्ट करनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टेमन स्टार्ट करेंगे। तो स्टेमन मैंने बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम, एंड्रोशियम कंटेन्स स्टेमन्स। अब स्टेमन्स के पार्ट क्या होते हैं? स्टेमन्स को जो होता है इसमें दो पार्ट आते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन के दो पार्ट आ गए, एंथर और फिलामेंट। डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एंथर एंड दिस लॉन्ग स्लेंडर लाइक पार्ट इज कॉल्ड एज फिलामेंट। अब जो एंथर होता है वो मैंने डायग्राम में दिखाने की कोशिश की कि एंथर के दो लोब होते हैं, मींस एंथर इज बाइलोब्ड। एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है। तो बाइलोब्ड एंथर। ओके, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि मैं आपको एक टॉपिक समझाऊंगा, एक टॉपिक समझाने के बाद मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन इस लेक्चर में ही पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जितनी आपको अच्छे से क्लियर होगी, आपके कंसेप्ट उतने अच्छे होंगे। एंट्रेंस के सारे क्वेश्चन उसी से होते हैं। ये सब बकवास बेकार की बातें हैं कि भाई ट्रूमैन पढ़ो, ये वाली बुक पढ़ो, प्रदीप पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ना आपको। सिर्फ एनसीईआरटी बार बार पढ़ो, उसी से आपका एंट्रेंस क्लियर होगा, उसी से आपके सीबीएसई में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। तो अब एंथर जो होता है स्ट्रक्चर वाइज देखिए तो एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड एक एंथर होता है, ठीक है। अभी इसमें काफी डिटेल पढ़नी है हमें, पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो स्टेमन कंटेन्स एंथर एंड फिलामेंट। एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। अब इसे ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा और। अब एक एंथर को, बाइलोब्ड एंथर जो है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। इस बाइलोब्ड एंथर को आप ऐसे ट्रांसवर्सली कट कर दो। बाइलोब्ड एंथर को ट्रांसवर्सली कट कर दो। जैसे ही कट करोगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये ध्यान से देखो, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है। तो ईच एंथर कंटेन्स टू लोब, तो बाइलोब्ड हो गया। लेकिन ईच लोब कंटेन्स टू थीका। ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, इसमें भी थीका। ओके, तो मैं बोल रहा हूं ईच एंथर इज बाइलोब बट ईच लोब कंटेन्स टू थीका। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर हो गया वो
एक लोब के रिस्पेक्ट में ये स्ट्रक्चर हो गया डाइथीकस। एक लोब के रिस्पेक्ट में ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया? डाइथीकस, क्योंकि एक लोब के पास दो थीका है। तो एनसीईआरटी की लाइन अगर हम पढ़ें तो ध्यान से देखिएगा, A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having two theca, that is dithecus. Often, अब ये जो next line है, often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. अब इस डायग्राम को समझते हैं भाई। ये वाला स्ट्रक्चर मैंने अभी ऐसा बनाया था, यहाँ पे भी देखो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। अब देखो ये दो थीका, इन थीका में एक ये लेंथ वाइज एक लाइन जा रही है, ये ठीक है। इसे बोलते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस। इसे क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ डिहाइसेंस। डिहाइसेंस का मतलब है जब एंथर ओपन होगा तो वो यहां से ओपन होगा। जब एंथर ओपन होगा पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे, क्योंकि इसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग दी थीका। तो इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव का नाम क्या है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव का नाम है लाइन ऑफ डिहाइसेंस। यस और नो? तो ये लाइन यहां से क्लियर होती है, इसे मिस मत करना कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव क्या होता है। ओके, let us understand the various types of tissues and their organization in the transverse section of an anther। अभी हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे तो ये सब लाइंस क्लियर होने लग जाएंगी। The bilobe nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther। जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ते हैं तो बाइलोब नेचर बहुत बढ़िया क्लियर होता है, बहुत अच्छे से समझ आएगा, वो भी हम पहुंचेंगे उस पार्ट में। एंथर इज अ फोर साइडेड। अभी देखो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, फोर साइडेड है, एक साइड, दो साइड, सॉरी एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, तो इसीलिए लिखा है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर consisting of 4 microsporangia located at corner, 2 in each lobe। अब माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है ये भी क्लियर करूंगा, अभी ज्यादा टेंशन ना लो। यहां तक का आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन से एक बनाता है, ये भी मैं अभी बताता हूँ। पहले मैं अपनी तरफ से स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको, सुनो अब ध्यान से। तो हमने ऐसा पढ़ा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे हो तो कोई बात नहीं, देखना आपको जरूरी है कंसेप्ट कि मैं आपकी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कितनी क्लियर कर सकता हूं, कितनी क्लियर कर पाऊंगा, आपकी कितनी हेल्प हो पाएगी ये आप देख पाओगे। ओके, तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, मैंने अभी बताया। ये एक लोब है, रब कर देता हूं, ये दूसरा लोब है, बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये दो लोब हो गए, ठीक है। ये एक थीका, ये दूसरा थीका, ये एक थीका, ये दूसरा थीका। एक लोब में दो थीका, दो इस लोब में दो थीका, टोटल थीका कितने? 4। ओके, तो एक एंथर बाई लोब और हर लोब में दो थीका, दैट इज डाइथीकस। ओके, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। अब हर एक थीका के सेंटर में, हर एक थीका के सेंटर में होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। हर एक थीका के सेंटर में क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। ये एनसीईआरटी का ये वाला डायग्राम आपने देखा होगा कभी, ये वाला डायग्राम, ये जो डायग्राम है हम इसी की डिटेल पढ़ेंगे अभी। इज इट ओके? सॉरी, हाँ, तो हर एक कॉर्नर पे एक थीका में एक सेंटर में होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम मैं डायग्राम में भी आपको क्लियर कर देता हूं। ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, ये ठीक है, ये हो गया आपका माइक्रोस्पोरेंजिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर लेयर्स होती हैं, अब वो लेयर्स हमें पढ़नी है। ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, दिस इज एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद एक लेयर होती है, मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं,
एपिडर्मिस के बाद लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज मिडल लेयर। फिर एक और अंदर लेयर होती है, लेकिन ध्यान से देखो जो इनर मोस्ट लेयर है वो मैं पूरे स्ट्रक्चर में नहीं फैला रहा, क्योंकि इनर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज टेपेटम ये पर्सनल होती है सबकी। मतलब इस माइक्रोस्पोरेंजियम की एक टेपेटम है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम की अलग है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम की अलग है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम की अलग है। इज इट ओके? तो ओवरऑल देखें तो 4 लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपेटम, जिसमें जो 3 लेयर हैं ये अपर वाली तीनों लेयर ये शेयर हो रही हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर में शेयर हो रही है थ्रू आउट, लेकिन टेपेटम सबकी पर्सनल है। इज इट ओके? इन 3 लेयर का जो फंक्शन होता है, मैं अगर इसे खिसका पाऊं तो इन 3 लेयर्स का जो फंक्शन होता है वो मैं यहां लिख रहा हूं। एक फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन, और एक होता है हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर, जो भी हम पढ़ रहे थे एंथर का खोलना सो दैट पॉलन ग्रेन बाहर निकल पाए, उसमें भी हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर। ओके, तो ये हो गई इन तीनों लेयर का फंक्शन। बट टेपेटम सबकी पर्सनल लेयर होती है। टेपेटम जो होती है इसका पहला फंक्शन, टेपेटम जो होती है ये एक तो आपको याद रखना मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। टेपेटम का डेंस साइटोप्लाज्म होता है टेपेटम के पास। टेपेटम का मेन फंक्शन होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। टेपेटम का मेन फंक्शन होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, बिकॉज ये जो इनर वाला पार्ट है जिसे मैंने लेबल नहीं किया, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम। दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम। अब एक हो गया तो माइक्रोस्पोरेंजियम, प्लूरल हो गया तो माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर का स्ट्रक्चर अभी बताऊंगा, पहले ये समझो। यहाँ बीच में भी एक पार्ट होता है ऐसे करके, इसे हम जनरली बोलते हैं कनेक्टिव। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कनेक्टिव लिखूं तो किसी के दिमाग में कनेक्टिव टिश्यू नहीं आना चाहिए। कनेक्टिव टिश्यू एनिमल टिश्यू का पार्ट होता है, यहाँ पे बस कनेक्टिव एक वर्ड है। 3D डायग्राम में भी अभी बहुत अच्छे से दिखा के क्लियर कर दूंगा। ओके, तो ये आपको हमने पढ़ा एंथर बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड को कट किया तो देखा एक लोब में 2 थीका है, ये रे एक लोब में 2 थीका, एक लोब में 2 थीका। फिर हमने देखा कि हर एक थीका के सेंटर में एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, सही बात है। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ 4 लेयर हैं, तो चारों तरफ 4 लेयर है, सही बात है। उन चारों लेयर के हमने फंक्शन पढ़ लिए। प्लस अब नेक्स्ट पॉइंट, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इनका फ्यूचर में क्या होगा, ध्यान से अभी के लिए बेसिक लाइन। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स। और माइक्रोस्पोरेंजियम आगे चल के बना देता है पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोरेंजियम आगे चल के बना देता है पॉलन सैक। तो ये लाइंस हम एनसीईआरटी की पहले रीड कर लेते हैं। ये वाला पैराग्राफ मैंने पढ़ाया आपको, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर, 2 इन ईच लोब। हमने देखा एक लोब में 2 ही माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, ये वाली लाइंस मैंने कहा था डायग्राम बना के पढ़ाऊंगा, ये रीड करते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सेक्स। माइक्रोस्पोरेंजिया से फ्यूचर में क्या बनेगा, पॉलन सेक्स। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स। तो ये पूरा, ये इतना बड़ा एंथर है तो इसमें इतना पूरे लेंथ वाइज पॉलन सेक है। ऐसा नहीं कि यहीं पे एक डॉट स्ट्रक्चर पॉलन सेक है, पूरा अंदर तक पॉलन सेक है ऐसे, और उसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बनते रहते हैं। इज इट ओके? तो ये था आपका ये वाला टॉपिक। फिर हमने डायग्राम समझा, डायग्राम समझ के अब हम ये वाला स्ट्रक्चर भी क्लियर करते हैं।
तो ये देखते हैं, ये देखो ये था एक माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर वाली लेयर थी टेपेटम, टेपेटम से बाहर वाली थी मिडल लेयर, मिडल लेयर से बाहर थी एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के बाहर एपिडर्मिस, और ये बीच में कनेक्टिव टाइप पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज कनेक्टिव। इज इट ओके? ये स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखें तो ये वाला पार्ट जो है ये अगेन ये कनेक्टिव ही है, ठीक है। ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम था, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम था, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं आगे चल के, और टोटल फाइनली एक लोब में एक ही पॉलन सैक रह जाता है। डायग्राम को समझो, ये क्वेश्चन आता है कि पॉलन सैक फाइनली कितने होते हैं भैया। पॉलन सैक 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थे तो 4 पॉलन सैक बनने चाहिए थे, लेकिन जैसे जैसे पॉलन ग्रेन्स का रिलीज होना स्टार्ट होता है तो एक लोब के दोनों पॉलन सैक फ्यूज होके एक पॉलन सैक बना देता है, इधर के दोनों पॉलन सैक फ्यूज होके एक पॉलन सैक बना देता है। तो एट द एंड एक एंथर में 2 ही पॉलन सैक होते हैं। इज इट ओके? हाँ, क्लियर है यहां तक? अब हम आगे का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया ही है। In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. It is generally surrounded by 4 wall layers: the epidermis, endothelium, middle layer, and the tapetum. The outer 3 wall layers perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen. अभी लिखवाया, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात आती है, ये बहुत डेप्थ की बात है, लेकिन हाँ, पॉलन ग्रेन और पॉलन, इसमें भी कोई डिफरेंस होता है? बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं होता है, शायद तुम्हारे लेवल पे बताया भी नहीं जाता, होता भी नहीं है, लेकिन हाँ होता है। पॉलन ग्रेन्स आर द एग्जैक्ट पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स के अलावा सब कुछ मिला दे, पॉलन सैक के अंदर जो भी है थोड़ा बहुत और भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं वो सब रिलीज होते हैं एकदम से, कुछ और मिनरल साइंस जो भी, ओवरऑल को पॉलन बोलते हैं। इज इट ओके? The innermost wall layer is the tapetum. It nourishes the developing pollen grains. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm, अभी लिखवाया था, and generally have more than one nucleus, that is they are multinucleated. Can you think of how tapetal cells become binucleate? Tapetal cells binucleate कैसे बने? Answer is karyokinesis is not followed by cytokinesis. कि karyokinesis तो हुई, but it is not followed by cytokinesis, तो ऐसा होता है। Okay? Next, when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissues occupy the center of each microsporangium. अब यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होता है। पहले मैं इस डायग्राम में आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, that are called as स्पोरोजेनस टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, तो बहुत सारे स्पोरोजेनस सेल्स को बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, जो कि माइक्रोस्पोर के अंदर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कहानी अच्छी सी स्टार्ट होती है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि भाई हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं, एंड ओवरऑल दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोजेनस टिश्यू। अब मैं आपको समझा रहा हूँ भाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, ये टॉपिक स्टार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले हम इस पूरा टॉपिक समझेंगे, फिर 3D वीडियो से क्लियर करेंगे A to Z। ओके, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोरोजेनस सेल्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोजेनस टिश्यू। जब एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोरोजेनस सेल्स थे, ईच स्पोरोजेनस सेल्स या ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू बिहेव एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। दोबारा बोल रहा हूँ, लेट्स से एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 1000 सेल है, स्पोरोजेनस टिश्यू में 1000 सेल्स हैं, तो 1000 के 1000 सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेंगे। तो दोबारा लाइन क्या बनती है, ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू एक्ट और बिहेव एज माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, ठीक है। तो इस लाइन को लिख देते हैं पहले,
या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगेमेटोजेनेसिस होता क्या है वो बता देता हूँ। पहले लाइन, ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू behave as microspore मदर सेल, स्मॉल में लिखना है MMC, और पोलन मदर सेल दैट इज PMC। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि होता है डिप्लॉयड इन नेचर, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड इन नेचर है, इसमें होती है मियोसिस और इससे बनते हैं ऐसे 4 माइक्रोस्पोर, क्योंकि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल्स बनेंगे, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनेंगे, तो एक सेल से 4 सेल बने और इसे बोलते हैं हम माइक्रोस्पोर टेट्राड। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, ये पूरा प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब क्वेश्चन फिर सर माइक्रोगेमेटोजेनेसिस क्या होता है? भैया एक माइक्रोस्पोर से, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का कोई एक माइक्रोस्पोर मैं ले लूं, इस एक माइक्रोस्पोर से जब फाइनली पॉलन ग्रेन बनेगा, पॉलन ग्रेन में भी मेल गैमेट बनते हैं, तो पॉलन ग्रेन बनेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ये क्या था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और ये है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो ये दो टॉपिक ऐसे चलेंगे हमारे, ओके। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन जो एनसीईआरटी की लाइन है, एज द एंथर डेवलप द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो meiotic division to form microspore tetrad. What would be the ploidy of the cells of the tetrad? Haploid मैंने लिख दिया। What would be the ploidy of the cells of the tetrad? That is haploid. अब एक सवाल ये आता है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड। हैप्लॉइड क्या होता है, मोनोप्लॉइड क्या होता है? ठीक है, मोनोप्लॉइड का मतलब होता है 1n, मोनोप्लॉइड का मतलब होता है 1n। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ द नंबर ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम। अगर पेरेंटल क्रोमोसोम 6n है तो उसका हैप्लॉइड 3n होगा। इज इट ओके? इसीलिए ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ स्टेटमेंट बनती है कि ऑल गैमीट्स आर हैप्लॉइड। ओके, तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो बच्चे ध्यान नहीं देते, लेकिन एंट्रेंस, सीयूईटी, नीट इन्हें उधेड़ देता है, फिर दिक्कत आती है। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब मैं पूरी डिटेल में ये कंसेप्ट, पहले मैं ही पूरी डिटेल में पढ़ा देता हूँ एक बार, फिर हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ते चले जाएंगे, एक दो पैराग्राफ एक साथ ही कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो मैंने बोला कि ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू बिहेव एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर रहा है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगी फिर मियोसिस, माइक्रोस्पोर मदर सेल में फिर होगी मियोसिस। जैसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी तो यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाता है। ठीक है, ये जो टेट्राड बनता है इट इज सेपरेटेड बाय कैलॉज वॉल। कैलॉज वॉल से इसे सेपरेट करके रखा जाता है चारों सेल्स को, एंड दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। ओके, अब माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, फिर एंजाइम आएगा कैलेज, और ये चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो गए। कैलेज जो है वो कैलोज वॉल को तोड़ेगा, चारों माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाएंगे। तो ये बन गए आपके
माइक्रोस्पोर। इज इट ओके? तो ये माइक्रोस्पोर बन गए एंड दिस ओवरऑल प्रोसेस रिप्रेजेंट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज दिस। अब हमें पढ़ना है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अब मैं उनमें से एक माइक्रोस्पोर ले रहा हूं, मैं उनमें से एक माइक्रोस्पोर ले रहा हूं। एक माइक्रोस्पोर लेने का मकसद है कि मैं एक का प्रोसेस समझाऊं, सब में ऐसा ही होगा। अगर 1000 माइक्रोस्पोर है तो 1000 के 1000 यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। ओके, तो अब एक माइक्रोस्पोर जो होगा इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे टू फॉर्म द पॉलन ग्रेन एंड द ओवरऑल प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर में सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ये जो माइक्रोस्पोर है इसमें लेयर्स बनेंगी, सेल डिवीजन भी होता है और लेयर्स भी बनती हैं। तो पहले मैं लेयर्स बता रहा हूं। लेयर्स बनेगी, एक लेयर बनती है इंटाइन। क्या बनती है? इंटाइन। इंटाइन लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ओके, इंटाइन एक लेयर बनती है माइक्रोस्पोर के चारों तरफ एंड दैट इज कॉल्ड एज दैट इज इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। इंटाइन के बाहर एक और लेयर बनती है, this is called as exine. Exine is made up of sporopollenin. Exine is made up of sporopollenin. Sporopollenin एक ऐसा सब्सटेंस है, आज तक कोई एंजाइम इस धरती पे बना ही नहीं जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके। इसी वजह से पॉलन ग्रेन्स बहुत लंबे टाइम तक स्टोर किए जा सकते हैं। बट आप नोटिस करो डायग्राम में एक ऐसा पॉइंट मैंने ब्लैंक छोड़ दिया जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है एंड दैट इज कॉल्ड एज जर्म पोर। दैट इज कॉल्ड एज जर्म पोर। जर्म पोर वो पॉइंट है जहां से पॉलन ट्यूब निकलती है। अब भाई स्पोरोपोलेनिन एक्साइन को डिग्रेड करना तो संभव है, तो कोई तो पॉइंट ऐसा होगा ना जहां से पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बाहर निकलेगी, तो एक जगह डॉट रह जाते हैं, मतलब एक ऐसा पॉइंट रह जाता है जहां स्पोरोपोलेनिन एक्साइन नहीं होता एंड दैट इज कॉल्ड एज जर्म पोर, जहां से पॉलन ट्यूब निकलती है। इज इट ओके? जर्म पोर ऐसा नहीं कि एक ही होता है, ये 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, मोनोकॉट डाइकॉट की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। ओके, तो बेसिक इज दिस। लेकिन इसके साथ साथ इसमें होती है माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। और जो इसमें माइटोसिस होता है वो होता है अनइक्वल माइटोसिस। जो इसमें माइटोसिस होता है वो होता है अनइक्वल माइटोसिस। अब अनइक्वल माइटोसिस जब होता है तो एक छोटा सा सेल बनता है स्पिंडल शेप्ड का और एक ये बड़ा सेल बनता है। जो बड़ा सेल होता है दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा सेल होता है दैट इज कॉल्ड एज जनरेटिव सेल। ठीक है, अब जनरेटिव सेल जो छोटा होता है वो जनरली स्पिंडल शेप का होता है, कुछ ऐसी स्पिंडल शेप, और ये जनरली वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। ठीक है, तो एक माइटोसिस हुई, दैट माइटोसिस इज अनइक्वल माइटोसिस। अनइक्वल माइटोसिस होने से ये सेल बन गया। इसके बाहर लेयर्स तो थी ही, हमने जो बनाई थी। वन लेयर इज कॉल्ड एज इंटाइन एंड another layer is called as exine, and this pollen grain is called a two-celled stage pollen grain. 60% of the एंजियोस्पर्म में यही pollen grain shed होता है। ठीक है, मतलब pollen grain 2-celled stage है। अभी मैं एक और बताता हूँ, 3-celled stage pollen grain। 3-celled stage pollen grain में बेटा ये जो जनरेटिव सेल है इसमें एक और बार माइटोसिस होती है। माइटोसिस इन
जनरेटिव सेल ओनली। अब जनरेटिव सेल में जब माइटोसिस होगी तो देखो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाएगा। कुछ फेस मत समझना इसे। ये जो दो सेल्स बन गए जनरेटिव सेल से, ये जो दो सेल बने, दीज आर कॉल्ड एज मेल गैमीट। अब सवाल पैदा होता है कि सर अगर ये मेल गैमीट्स हैं तो पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन होता है मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट इज द स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये हो गया मेल गैमीट्स। ये वाला सेल क्या था? वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल अब रहा नहीं क्योंकि जनरेटिव सेल में तो माइटोसिस हो गई और एक जनरेटिव सेल से दो मेल गैमीट्स बन गए। ओके, लेयर, इसके बाहर एक लेयर थी दैट इज कॉल्ड एज इंटाइन, उसके बाहर एक और लेयर थी दैट इज कॉल्ड एज एक्साइन। ये जो पॉइंट है दिस इज जर्म पोर एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज 3 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन। तो देखो पॉलन ग्रेन जो शेड होता है, एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलता है वो 2 सेल्ड स्टेज पे भी निकल सकता है, 3 सेल्ड स्टेज पे भी निकल सकता है। लगभग 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज पे शेड हो जाता है, बाकियों में 3 सेल्ड स्टेज पे शेड होता है। लेकिन जो 2 सेल्ड स्टेज पे भी शेड हुए हैं उनमें भी अल्टीमेटली 3 सेल्ड स्टेज ही बनेगी। तो अल्टीमेट स्टेज तो 3 सेल्ड स्टेज है, चाहे वो शेडिंग उनकी 2 सेल्ड स्टेज पे हो चाहे 3 सेल्ड स्टेज पे हो, लेकिन फाइनली अल्टीमेट स्टेज इज 3 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन। ये तो बनेंगे ही बनेंगे। इज इट ओके? यहां तक क्लियर है सब कुछ? एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, क्योंकि अब माइक्रोस्पोर से फाइनली मेल गैमीट्स, माइक्रोगैमीट्स और मेल गैमेटोफाइट दैट इज पॉलन ग्रेन, फाइनल पॉलन ग्रेन बन गया है। इज इट ओके? तो ये पूरा टॉपिक था। दिस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड दिस इज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अब इस टॉपिक को पहले मैं एनसीईआरटी से पढ़ा देता हूँ अच्छे से, एनसीईआरटी की लाइंस टू लाइंस, देन मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा। ओके, एक दो क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम इसे डिस्कस करते हैं। As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is a potential pollen or microspore mother cell। मतलब स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल जब कैपेबल है एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए, तो हर एक सेल स्पोरोजेनस टिश्यू का एक पॉलन मदर सेल की तरह माना जाएगा। हम मान ही रहे थे जब से, ये क्या बता रहे हैं हमें? ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। The process of formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis। यही तो पढ़ा अभी हमने। ये देखो, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के थ्रू जब माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, माइक्रोस्पोर बना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। The microspores as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells that is called as microspore tetrad. As the anthers mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grain। जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा उसमें डिहाइड्रेशन आएगी, मतलब वाटर कंटेंट कम होगा, तो उसमें pollen grains डेवलप होना स्टार्ट होंगे। Is it okay? Inside each microsporangium, several thousands of microspore or pollen grains are formed that are released within the dehiscence of anther। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन मदर सेल्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं दैट आर रिलीज ड्यूरिंग डिहाइसेंस ऑफ एंथर। जब एंथर डिहाइसेंस होगा ये पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे। ओके, अब ये पूरा पैराग्राफ। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 micrometers in diameter. It has a prominent 2-layered wall. The hard outer layer called the exine is made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known। अभी मैंने बताया था कि स्पोरोपोलेनिन आज तक दुनिया में कोई एंजाइम इस धरती पे बना नहीं जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके। बन गया तो हमें पता नहीं है, बेसिकली क्या पता बन भी गया लेकिन हमें नहीं पता। ओके, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेस। स्पोरोपोलेनिन स्ट्रॉन्ग एसिड बेस हाई टेम्परेचर सब पे सर्वाइव कर जाता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। हो तो सकता है लेकिन हमें नहीं पता। pollen grain exine has prominent aperture called jump pore where sporopollenin is absent।
पॉलन ग्रेन पे जो एक्साइन लेयर है, उस एक्साइन लेयर का कोई ऐसा पॉइंट जरूर होता है जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होती, और उसे बोलते हैं हम जर्म पोर। उस जर्म पोर से ही तो पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है। Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. The exine exhibit a fascinating array of patterns and designs. exine का पैटर्न थोड़ा attractive भी होता है, 3D में देखो तो बहुत अच्छा लगता है। Why do you think the exine should be hard? exine hard क्यों नहीं चाहिए? pollen grains को protect करने के लिए, as a fossil भी pollen grain use हो रहे हैं। What is the function of germ pore? जर्म पोर का फंक्शन क्या है? पॉलन ट्यूब यहीं से निकलती है। ये जो मैं बोलता जा रहा हूँ ये आप साथ साथ सुनते रहो और लिखते रहो। द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड डेंटाइन। इट इज अ थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, अभी लिखवाया। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है, इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। When the pollen grain is mature, it contains two cells, vegetative cell and generative cell. जैसे ही pollen grain mature होता है तो उसमें दो cells होते हैं, vegetative cell और generative cell। और ये कैसे बनते हैं? माइक्रोस्पोर की अनइक्वल माइटोसिस से। ओके, the vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and large irregularly shaped nucleus. वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, बड़ा है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा खाना पीना होगा, और साथ साथ इरेगुलर शेप न्यूक्लियस भी होता है। जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जनरेटिव सेल जो होता है वो स्पिंडल शेप का होता है और वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद इन dense cytoplasm and a nucleus. In over 60% of angiosperm, pollen grains are shed at this two cell stage. In the remaining species, the generative cell divides mitotically to give rise to the two male gametes before pollen grains are shed. तो 60% angiosperm में two cell stage pollen grain shed होता है, निकलता है, लेकिन बाकियों में 3 cell stage pollen grain रिलीज होता है। लेकिन मैंने बताया 3 सेल हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 2 सेल स्टेज पॉलन ग्रेन निकलेगा तो उसे 3 सेल स्टेज पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली फाइनल स्टेज है 3 सेल स्टेज पॉलन ग्रेन। ओके, सो दिस टॉपिक इज ओवर। आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस ओवर हुआ, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूँ आपको इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन हम ये मान लेते हैं, how many meiotic and mitotic divisions are required to form 3-celled stage pollen grain from one microspore mother cell। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से अगर एक 3 सेल स्टेज पॉलन ग्रेन बनता है तो उसमें फाइनली कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस की रिक्वायरमेंट है? आंसर इज मियोसिस हुआ था 1 मियोसिस and 2 माइटोसिस। यस और नो? बोलोगे सर कैसे? तो कैसे का आंसर है ऐसे। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर बन गए, और एक माइक्रोस्पोर से एक अनइक्वल माइटोसिस और एक माइटोसिस, यहाँ पे 2 माइटोसिस हुई तो एक पॉलन ग्रेन बन गया 3 सेल स्टेज। इज इट ओके? फिर एक क्वेश्चन और करा देते हैं। How many meiotic divisions are required to form 500 pollen grains? अगर मैं
500 पॉलन ग्रेन बनाना चाहता हूँ तो 500 पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन होंगे? भैया एक मियोटिक डिवीजन से 4 माइक्रोस्पोर बन रहे थे और हर एक माइक्रोस्पोर से एक पॉलन ग्रेन बन रहा है, हाँ या ना? एक मियोटिक डिवीजन से 4 माइक्रोस्पोर और हर एक माइक्रोस्पोर से एक पॉलन ग्रेन, तो ओवरऑल मैं बोल दूं एक मियोटिक डिवीजन से 4 पॉलन ग्रेन। सोचो अच्छे से, एक मियोटिक डिवीजन से 4 पॉलन ग्रेन, तो एक मियोटिक डिवीजन से 4 पॉलन ग्रेन, तो 500 पॉलन ग्रेन कितने से? 125 मियोसिस से। यस और नो? क्लियर है? ये 2 क्वेश्चन मैंने कराया, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, वैल्यू चेंज करके आ जाएंगी, आते रहते हैं। इज इट ओके? सिंपल। बढ़े आगे। अब इसके बाद जो है वो पॉलन ग्रेन्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें और हैं, लाइक pollen grain of many species causes several allergies। बहुत सारी species pollen grains से एलर्जी भी होती है, pollen grains खाए भी जाते हैं, pollen grain is a good source of energy also। तो pollen grains of many species cause several allergies and bronchial afflictions, बोले तो problem in some people, often leading to chronic respiratory disorder like asthma, bronchitis etc। तो अस्थमा इज बेसिकली एन एलर्जिक डिसऑर्डर। ब्रोंकाइटिस, जब भी किसी वर्ड के एंड में आइटिस आ जाए, आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन, और ब्रोंकाई बोले तो हमारे लंग्स वाले ब्रोंकाई, ठीक है। इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, पार्थेनियम एक कैरेट ग्रास है जो कि इंडिया की नहीं थी, बाहर से हम लेके आए थे, दैट केम इनटू इंडिया एज अ contaminated with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and cause pollen allergy। तो ये भी पार्थेनियम जो कैरेट ग्रास थी वो बाहर से आई थी वीट के साथ, और जब वीट के साथ वो आई तो उससे एलर्जी होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, अस्थमा ब्रोंकाइटिस के अलावा एक हे फीवर भी होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हे फीवर। हे फीवर भी एक एलर्जिक डिसऑर्डर है जो जनरली पॉलन ग्रेन एलर्जी से हो सकती है, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट, pollen grains are rich in nutrients। It has become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplements। तो मैंने बताया pollen grains खाए भी जाते हैं। In western countries a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market। Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses। लेकिन ये जनरली लेना अलाउड नहीं होता, डोपिंग टेस्ट में एथलीट्स पकड़े जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड। तो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अभी कुछ और भी बाकी है। अब जैसे हर किसी की एक वैलिडिटी होती है, हर कोई पैदा हुआ है तो मरेगा, कभी ना कभी तो मर जाएगा, वैसे ही पॉलन ग्रेन्स की भी वैलिडिटी होती है, एंड दैट वैलिडिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज कॉल्ड एज वायबिलिटी, ओके। तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज when once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring the fertilization। अगर pollen grains shed हुए हैं एंथर से तो उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम तक स्टिग्मा पे, फीमेल प्लांट पे, फीमेल पार्ट पे पहुंचना पड़ेगा अगर वो फर्टिलाइजेशन करना चाहते हैं। तो अगर वो उस पर्टिकुलर टाइम तक नहीं पहुंचे, जिस टाइम में उनकी वायबिलिटी है, जिस टाइम में वो वायबल हैं, तो वो पॉलन ग्रेन्स मर जाएंगे, उनसे फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन्स रिटेन वायबल या वायबिलिटी? तो ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फैमिलीज। लाइक द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नहीं। In some cereals such as rice, wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes of their release। इसमें pollen grains जो हैं वो 30 मिनट के अंदर अंदर viability lose कर देते हैं। And in some members of Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae, they maintain viability for months। बहुत टाइम तक viable रहते हैं। You may have heard of storing semen, sperms of many animals including humans for artificial insemination। वैसे ही हम क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को भी हम स्टोर कर सकते हैं एट -196 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन। लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, नहीं शायद लिखा हो, नहीं लिखा, तो क्रायो प्रिजर्वेशन
तो it is possible to store pollen grains of a large number of species for years in liquid nitrogen, that is -196 degrees Celsius. Such stored pollen can be used as pollen bank similar to seed bank in crop breeding programs. जो हम artificially crop breeding करते हैं ये उनमें यूज होते रहते हैं. Is it okay? और फिर टॉपिक इज कम्प्लीटली ओवर विद क्वेश्चंस. अब मैं इसका 3D व्यू से आपको और चीजें क्लियर करता हूँ, ध्यान से देखिएगा चीजों को. तो ये है एंड्रोशियम स्टेमन, या आप पढ़ चुके हो. फिलामेंट एंथर, एंथर होता है, फिलामेंट होता है. अब हम एंथर का क्रॉस सेक्शनल व्यू पढ़ेंगे. अब यहाँ पे मैं वीडियो पॉज करता हूँ, थोड़ा सा पीछे ले जाके. ये देखो, ये बात, ये देखो, माइक्रोस्पोरेंजियम, 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 माइक्रोस्पोरेंजियम. ये देखो कनेक्टिव. क्लियर हो रहा है? दिस पार्ट माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, एंड दिस सेंटर पार्ट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव. ओके, लेट्स प्ले. एक सेकेंड, ये हटा देता हूं. वो कनेक्टिव समझा रहा था, अब रब कर दिया. अब ये देखो माइक्रोस्पोरेंजियम में ईच सेल बिहेव एज पॉलन मदर सेल. ये एक पॉलन मदर सेल आ गया. पॉलन मदर सेल में मियोसिस हो रही है, जो मैंने बताया था. इससे क्या बनता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड. ये देखो बनता हुआ, ये बन गया आपका हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, और ये अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर टेट्राड. अब माइक्रोस्पोर टेट्राड में वेट, अब माइक्रोस्पोर टेट्राड में चारों माइक्रोस्पोर सेपरेट होंगे. अब किसी एक माइक्रोस्पोर से, मतलब सबसे ही, हर एक माइक्रोस्पोर से, हमने किसी एक से दिखाया इस वीडियो में, तो हर एक माइक्रोस्पोर से अब बनेगा आगे चल के पॉलन ग्रेन. तो माइक्रोस्पोर से ये पॉलन ग्रेन बन रहा है. आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन, इनर लेयर इज कॉल्ड एज एंटाइन. अभी आ जाएगा. और उसके अंदर ये देखिए, ये बन गए आपके दो सेल. बड़ा वाला सेल इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल, छोटा वाला सेल स्पिंडल शेप्ड इज कॉल्ड एज जनरेटिव सेल. जनरेटिव सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है. ओके तो ये है एक फाइनली पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर. अब जनरेटिव सेल के अंदर फिर माइटोसिस होगा, और उस माइटोसिस से दो मेल गैमीट्स बनेंगे, और फाइनली 3 स्टेज पॉलन ग्रेन आपका डेवलप हो जाएगा. और फिर वो पॉलन ग्रेन एंथर का डिहाइसेंस होगा, और वो पॉलन ग्रेन वहां से रिलीज हो जाएंगे. दिस इज the complete topic with 3D structure and 3D diagram and all. okay तो हमने आज की क्लास में, आज के लेक्चर में चैप्टर स्टार्ट किया, और NCERT के लगभग 3 डबल साइडेड पेज हमने निपटा भी दिए. अब हमें नेक्स्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नेक्स्ट लेक्चर में मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे आगे का सारा टॉपिक डिस्कस करूंगा टिल पॉलिनेशन. इज इट ओके? नेक्स्ट लेक्चर में अगेन मिलते हैं. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.